परिंदों की चहचहाहट और हवा के हल्के झोंकों से घेरा हुआ एक पुरसुकून गांव था। कच्चे मकान, मिट्टी की गलियां, छोटे छोटे खेत और खेतों के बीच बहते नहरों का पानी। उन्हीं खेतों के किनारे एक छोटी सी दुकान थी जो गांव के बुजुर्ग हाजी अब्दुस्सलाम की थी। वो सफेद दाढ़ी वाले, नेक दिल और सीधी बात करने वाले शख्स थे। गांव के हर फर्द को उन पर भरोसा था क्योंकि वो सौदागरी के साथ साथ नेक नीति भी बेचते थे। दुकान बड़ी नहीं थी मगर जो भी वहां आता मुतमईन होकर वापस जाता। किसी को कर्ज पर चीज चाहिए होती तो हाजी अब्दुस्सलाम बिला झिझक दे देते। वो कहा करते, बेटा रोजी का मालिक अल्लाह है, इंसान तो बस वसीला है। मगर इस बुजुर्ग का एक बेटा था जिसका नाम आमिर था। आमिर नौजवान था, खून जवान था, ख्वाब बड़े बड़े देखता मगर हाथ पांव हरकत के आदी नहीं थे। खेल कूद, दोस्तों की महफिल और फजूल बातों में वक्त गुजर जाता। बाप ने कई बार प्यार से समझाया, बेटा ये दुकान हमारी इज्जत है, इसमें हमारे खानदानी रिस्क की खुशबू है। अगर तुम मेहनत नहीं सीखोगे तो कल को किस पर भरोसा करोगे। आमिर हमेशा हंसते हुए कह देता, अब्बा जी अभी तो मैं जवान हूं, जिंदगी पड़ी है, आप हैं ना फिर देख लेंगे। ये जुमले सुनकर बुजुर्ग के दिल में दर्द सा उठता। वो सोचते, काश मेरा बेटा मेरी मेहनत को पहचानता। वक्त गुजरता गया। दिन रात की गर्दिश ने एक दिन ऐसा भी दिखाया कि हाजी अब्दुस्सलाम बीमार पड़ गए। गांव का हकीम आया, दुआएं की गईं, दवा दारू हुआ मगर तकदीर ने अपनी लकीर खींच दी थी। एक रात वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बेटे का हाथ पकड़कर बोले, आमिर मेरी बात याद रखना, दुकान पर हमेशा सच्चाई बेचना, झूठे तोल और झूठे लफ्ज से बचना, यही अमानत है। आमिर की आंखों में आंसू आ गए मगर वो आंसू देर तक न टुक सके। कुछ दिनों बाद हाजी अब्दुस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए। पूरा गांव गमगीन था। उनकी नमाज जनाजा में हर चेहरा अश्कबार था। लेकिन सबके दिल में एक सवाल भी था, क्या आमिर अपने वालिद की दुकान को संभाल पाएगा। बाप के जाने के बाद आमिर ने पहली बार दुकान पर कदम रखा। वो कुर्सी पर बैठा बाप की जगह पर, जहां कभी बुजुर्ग की मुस्कुराहट होती थी। इसने इर्द गिर्द देखा तो यूं लगा जैसे दुकान की दीवारें भी गम में डूबी हों। पुराना तराजू, लकड़ी के रैक पर रखे हुए बर्तन और वो पुराना चराग, सब खामोश गवाही दे रहे थे कि ये जगह एक वक्त में बरकत से भरी रहती थी। मगर अब घंटों बैठा रहता, कोई गाहक ना आता। कभी कभार कोई बच्चा आकर टॉफी खरीद लेता, कोई बुजुर्ग नमक आटा मांग लेता, मगर पहले जैसी रौनक ना रही। एक दिन आमिर ने खुद से कहा, शायद लोग अब बड़े शहरों में खरीदारी करने लगे हैं, शायद मेरे पास वो बात नहीं जो अब्बाजी में थी। ये सोचकर उसके दिल में एक खला सा पैदा हो गया। इस रात मां के सामने दिल खोल कर रो दिया, अम्मा लगता है अब्बाजी की बरकत के बगैर ये दुकान नहीं चल सकती। मां ने आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, बेटा तुम्हारे अब्बा ने मेहनत की थी, इसीलिए उनकी दुकान में रौनक थी। तुम भी अगर मेहनत करोगे तो अल्लाह बरकत डाल देगा, हिम्मत ना हारो। मगर आमिर के दिल को तसल्ली ना हुई। दिन ब दिन दुकान खाली रहने लगी। वो बैठा बैठा खिड़की से गुजरते लोगों को देखता और सोचता, आखिर ये सब मेरे बाप के वक्त क्यों नहीं होता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और परिंदे अपने घोंसलों को लूट रहे थे, आमिर ने फैसला किया कि किसी से मशवरा करना चाहिए। वो करीबी शहर गया जहां एक मशहूर बूढ़ा ताजिर रहता था। ताजिर का नाम शेख नोमान था जो हिकमत और तजर्बे के लिए मशहूर था। आमिर ने इसके कदमों में बैठकर अपनी सारी कहानी सुनाई। शेख नोमान ने लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटे दुकानें दीवारों और सामान की वजह से नहीं चलती, बल्कि उनके पीछे नियत और मेहनत की वजह से चलती है। तुम्हारे वालिद के पास ये दोनों थीं, मगर देखो तुम्हारे पास दुकान तो है मगर नियत की कमी है। आमिर की आंखों से आंसू बहने लगे। मगर अब क्या करूं? गांव में कोई खरीदने वाला नहीं, शहर में लोग मुझे जानते नहीं। शेख ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मेरी बात मानो, ये दुकान बेच दो और शहर आ जाओ। यहां नए मौके हैं। गांव छोटा है, शहर बड़ा, लेकिन याद रखना शहर में जीना आसान नहीं।
वहां सिर्फ वही कामयाब होता है जिसके दिल में सब्र और दिमाग में अक्ल हो। आमिर ने थोड़ा तजब्जुब किया, मगर फिर सोचा कि शायद यही बेहतर है। इसने गांव वापस जाकर दुकान बेच दी। जब दुकान का तख्ता उतरा तो उसके दिल में खालीपन सा छा गया, जैसे इसने अपने वालिद की यादगार का एक हिस्सा मिट्टी में दफना दिया हो। कुछ दिन बाद वो शहर पहुंचा। बड़ी बड़ी इमारतें, शोर शराबा, कीमती कपड़े पहने लोग, रोशनियों से जगमगाती गलियां। आमिर ने जेब में मौजूद थोड़े से पैसों को देखकर सोचा, यहां कैसे गुजारा होगा। शहर में किराया बहुत ज्यादा था, बड़ी दुकानें इसकी पहुंच से बाहर थीं। आखिरकार उसने एक पुरानी खाली दुकान देख ली जो कोने में थी। इसने हिम्मत करके वहीं अपना काम शुरू करने का फैसला किया, मगर सवाल यह था कि बेचे क्या। वो कई दिन सोचता रहा। आखिर एक दिन इसके जहन में एक अनोखा ख्याल आया। इसने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, अक्ल बेचने वाला ताजिर। लोग रुके देखते, हंसते, आगे बढ़ जाते। कुछ कहते पागल लगता है ये, कुछ मजाक उड़ाते। अक्ल बेचने लगा है, अपनी अक्ल पहले खरीद ले। आमिर दिल ही दिल में जख्मी होता, मगर उसने हिम्मत ना हारी। वो जानता था कि अगर हार मान ली तो फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। वो रात को दुकान के फर्श पर लेट कर दुआ करता, आ अल्लाह, अगर अब्बा जी की दुआ मेरे साथ है तो एक दिन ये दुकान जरूर चलेगी। शहर की जिंदगी तेज रफ्तार थी। दिन निकलते ही बाजारों में शोर मच जाता, रेड़ियां लगती, ग्राहकों की आवाजें गूंजती, मगर आमिर की दुकान वैसी ही सुनसान रहती। दरवाजे पर लगा हुआ बोर्ड, अक्ल बेचने वाला ताजिर, लोगों के लिए मजाक से ज्यादा कुछ ना था। जो गुजरते वो एक दूसरे को कोहनी मार कर हंसते और आगे बढ़ जाते। आमिर दिल पर पत्थर रखकर उन सब की बातें सुनता और फिर भी दरवाजे पर बैठा रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि शहर के सबसे बड़े सौदागर का बेटा वहां से गुजरा। इसका नाम हारिस था। दौलत की कमी ना थी, मगर अक्ल की कमी उसके हर अमल में झलकती थी। वो कभी गलत वक्त पर गलत जगह जा पहुंचता, कभी नुकसानदेह फैसले करता। बाप बार बार डांटता, मगर इस पर असर ना होता। इस रोज भी वो बाजार में बिला मकसद फिर रहा था कि अचानक इसकी नजर आमिर की दुकान पर पड़ी। अक्ल बेचने वाला ताजिर, ये अल्फाज उसके दिल में उतर गए। वो रुका, सोचा और फिर हंसते हुए दुकान में दाखिल हो गया। क्या वाकई तुम अक्ल बेचते हो? इसने तंजिया अंदाज में पूछा। आमिर ने नरमी से जवाब दिया, जी हां, मैं अक्ल बेचता हूं। हारिस ने हंसी दबाते हुए कहा, तो फिर मुझे भी अक्ल दे दो, लेकिन ज्यादा नहीं, बस 1 दीनार की अक्ल। आमिर ने इसकी तरफ देखा, फिर लकड़ी के डब्बे में से एक पर्ची निकाली और उस पर कुछ लिखकर हारिस के हवाले कर दी। साथ ही 1 दीनार कबूल किया। पर्ची पर लिखा था, जब 2 आदमी आपस में लड़ें तो उन्हें छोड़कर मत गुजरना, बल्कि सुलह कराने की कोशिश करना। हारिस ने पर्ची को पढ़ा और कहकहा लगा दिया, यही अक्ल है। ये तो सब जानते हैं। वो पर्ची को मुट्ठी में दबाए घर वापस आया और बाप को दिखाया। बाप ने पर्ची पढ़कर गुस्से से कहा, नादान, ये तो बात हर कोई जानता है। तुमने 1 दीनार ज़ाय कर दिया। ये ताजिर ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। जाओ और दीनार वापस लो। हारिस अगले दिन दुकान पर आया। आमिर ने बगैर कुछ कहे पर्ची वापस ले ली और उसका दीनार भी वापस कर दिया। लोग ये मंजर देखकर फिर हंसने लगे। ये दुकान कब तक चलेगी? हर तरफ यही बातें गूंजने लगे। लेकिन तकदीर के खेल निराले होते हैं। कुछ ही दिन गुजरे थे कि हारिस बाजार से गुजर रहा था। इसने देखा कि 2 आदमी सख्त लड़ाई में उलझे हुए हैं, एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं और एक के हाथ में छुरी भी थी। हारिस के कदम राग गए। वो लम्हा भर सोचने लगा कि चला जाए आ देखे। अचानक इसे आमिर की पर्ची याद आ गई। वो आगे बढ़ा, शोर मचाया और दोनों को अलहदा किया। लोगों ने इसका साथ दिया और लड़ाई खत्म हो गई। हारिस के दिल को अजीब सुकून मिला। इसने सोचा, शायद ये बात वाकई अक्ल थी, वरना मैं भी दूसरों की तरह तमाशाई बनकर निकल जाता। लेकिन किस्सा यहां खत्म ना हुआ। कुछ ही देर बाद बादशाह के सिपाही वहां पहुंचे और दोनों लड़ने वालों को गिरफ्तार कर लिया। कायदे के मुताबिक उन्हें बादशाह के दरबार में पेश होना था। हारिस भी घर गया और बाप को सारा माजरा सुनाया।
बाप ने माथे पर हाथ रखा और कहा, अब बादशाह ने गवाही के लिए तुम्हें बुलाया तो अगर तुम एक के हक में गवाही दोगे तो दूसरा दुश्मन बनेगा, और अगर दोनों के खिलाफ कहोगे तो दोनों तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ये मुसीबत तो और बढ़ गई। इसी परेशानी में वो सीधा आमिर की दुकान पर गया। इसने कहा, मुझे तुम्हारी अक्ल चाहिए। मेरा बेटा दरबार में गवाही देने जा रहा है। इस मुश्किल से निकलने का क्या तरीका है? आमिर ने संजीदगी से जवाब दिया, ये आसान मशवरा नहीं है। इसके लिए 20 दिनार देने होंगे। सौदागर चौंक गया, मगर हालात ऐसे थे कि इनकार नहीं कर सकता था। इसने 20 दिनार निकाले और आमिर के हाथ पर रख दिए। आमिर ने करीब झुककर आहिस्ता आवाज में कहा, अपने बेटे को कहो कि जब वो दरबार में पहुंचे तो पागलों की तरह हरकत करे, कभी हंसे, कभी रोने लगे, कभी दीवार को घूरने लगे। बादशाह समझेगा कि ये शख्स अक्ल से खाली है और इसे गवाही से आजाद कर देगा। बाप ये सुनकर कुछ हैरान भी हुआ और कुछ मुतमईन भी। वो घर आया और बेटे को वही बात समझा दी। अगले दिन हारिस दरबार में पहुंचा। बादशाह ने पूछा, बताओ झगड़ा किसकी गलती से हुआ? हारिस अचानक कहकहा मारकर हंसने लगा, फिर सर झुकाकर जमीन पर उंगलियां चलाने लगा। कभी दीवार को घूरता, कभी अजीब आवाजें निकालता। पूरा दरबार हंसने लगा। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, ये तो पागल है, निकालो इसे यहां से। यूं आमिर की बेची हुई अक्ल ने एक बार फिर कारगर होने का सबूत दिया। सौदागर अब पहले से ज्यादा हैरान था। इसके दिल में ये सवाल जाग उठा कि क्या वाकई ये नौजवान सादा सा ताजिर नहीं बल्कि एक दानिशमंद है? शहर के दौलतमंद सौदागर ने देख लिया था कि आमिर की दी हुई अक्ल ओ महज मजाक नहीं बल्कि हकीकत में काम आने वाली बात है। इसके दिल में अब आमिर की कदर कुछ बढ़ गई थी। रात को जब वो अपने कमरे में बैठा अपने बेटे को देख रहा था तो दिल में कई ख्याल अल्फाबेरी। बेटे की कम अक्ली इसके लिए हमेशा दरुनसर बनी रही थी, मगर आज इसने अपनी आंखों से देखा कि वही बेटा अक्ल के एक छोटे से टुकड़े से बादशाह के दरबार में मुसीबत से निकल आया। इसने सोचा, अगर 1 दिनार और 20 दिनार की अक्ल इतनी कारामद हो सकती है तो आगे जाने पर यह नौजवान मुझे और क्या कुछ सिखा सकता है। अगली सुबह वो दोबारा आमिर की दुकान पर आया। दुकान अभी भी सुनसान थी। आमिर लकड़ी के पुराने तख्त पर बैठा दुआ मांग रहा था। सौदागर अंदर दाखिल हुआ और बोला, बेटे मुझे एक और मशवरा चाहिए। मेरे बेटे के लिए कुछ और अक्ल दो। आमिर ने सुकून से इसकी तरफ देखा और कहा, इस बार अक्ल का दाम 50 दिनार होगा। सौदागर चौंका, लेकिन फिर फौरन अपनी थैली से 50 दिनार निकाले और आमिर के हाथ पर रख दिए। बस इतना बता दो कि मैं अपने बेटे को किस तरह बेहतर बना सकता हूं। वो हर बार किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है। आमिर ने लम्हा भर सोचा और कहा, अपने बेटे को सिखाओ कि जल्दबाजी ना करे, हर मामले में गौर करे, सोचे फिर फैसला करे, और याद रखे कि सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं। ये सुनकर सौदागर ने सर हिलाया, मगर दिल में सोचा कि ये नसीहत भी शायद आम सी बात है। मगर इसने फैसला किया कि बेटे को ये बात जरूर समझाएगा। चंद दिन बाद वही झगड़े का मामला बादशाह के दरबार में दोबारा उठाया गया। दोनों फरीक फिर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे थे। इस बार बादशाह ने हारिस को हुक्म दिया कि तुम सबके सामने सच बताओ। हारिस ने अपने वालिद की बात याद की, आमिर की नसीहत को याद किया। इसने लंबी सांस ली और कहा, जहां तक मेरी आंखों ने देखा दोनों में से किसी एक की नहीं बल्कि दोनों की गलती थी। दोनों ही गुस्से में थे, दोनों ने ज्यादती की। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। फिर बादशाह ने कहकहा लगाया और कहा, यह बात बिल्कुल सच है। सिर्फ यही गवाही इंसाफ पर मबनी है। हारिस को दरबार से इज्जत के साथ रुखसत किया गया। बाप ने जब यह खबर सुनी तो उसके दिल में पहली बार अपने बेटे पर फख्र का एहसास जागा। इसने सोचा, यह नौजवान आमिर वाकई अक्ल का ताजिर है। अब की बार वो सीधा बादशाह के दरबार गया और कहा, जहां पना, मेरे बेटे की अक्ल दरअसल एक ताजिर ने दी थी। इसके मशवरे के बगैर मेरा बेटा कभी ये बात न कह पाता। बादशाह ने हैरत से कहा, कौन है वो ताजिर? सौदागर ने आमिर का नाम लिया। फौरन आमिर को दरबार में बुलाया गया। वो आजिजी के साथ आया, झुके सर के साथ बादशाह के सामने खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा,
मैंने सुना है तुम अक्ल बेचते हो, मुझे भी अक्ल चाहिए, मैं तुम्हें 1000 दिनार दूंगा। ये सुनकर दरबार के सब लोग चौंक गए। एक गरीब दुकानदार को बादशाह खुद 1000 दिनार की पेशकश कर रहा था। आमिर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। इसने कहा, जहां पना, अक्ल की पहली बात यह है कि किसी पर जल्दी यकीन न करें, और दूसरी ये कि बगैर सोचे समझे कोई फैसला ना करें। अगर आप ये दोनों बातें याद रखें तो कभी नुकसान नहीं होगा। बादशाह ने ये सुनकर खुशी से तालियां बजाईं और कहा, क्या खूब कहा, ये बातें सोने से ज्यादा कीमती हैं। इसने फौरन 1000 दिनार देने का हुक्म दिया और आमिर को अपने करीब बिठाया। दरबार के सब वजीरों और अमीरों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। सब सोच रहे थे कि एक मामूली दुकानदार किस तरह अक्ल के सौदागर बनकर बादशाह के करीब पहुंच गया। इस दिन के बाद आमिर की शोहरत शहर भर में फैल गई। लोग हंसी आड़ाने के बजाय अब इज्जत से इसकी दुकान पर आने लगे। कुछ मशवरा लेने आते, कुछ सिर्फ देखने आते कि वो शख्स कौन है जिसने बादशाह तक को अपना खरीदार बना लिया। लेकिन किस्मत के खेल अभी बाकी थे। बादशाह के करीब आने का मतलब था दुश्मनों के करीब भी आना, और उन्हीं दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन बादशाह का वजीर था, जो बरसों से ताकत का हरीस था। इसके दिल में आमिर के लिए नफरत की आग जलने लगी। इसी आग से कहानी के अगले मोड़ का आगाज हुआ। बादशाह की सल्तनत वसी थी, खजाना भरा हुआ था, मगर इंसानी जिस्म हमेशा मजबूत नहीं रहता। वक्त ने ऐसा रंग बदला कि बादशाह बीमार पड़ गया। पहले हल्की सी कमजोरी महसूस हुई, फिर बुखार बढ़ा और आखिरकार दरबार में यह खबर फैल गई कि बादशाह की हालत ठीक नहीं। पूरे शहर में खलबली मच गई। वजीरों के चेहरे पर फिक्र और सिपाहियों के चेहरों पर परेशानी थी, मगर एक शख्स ऐसा था जिसके दिल में छपी हुई खुशी जाग अलफाटे। वो था वजीर आजम, जो बरसों से दिल ही दिल में बादशाहत का ख्वाब देख रहा था। इसने सोचा, अगर बादशाह ज्यादा दिन न जिए तो तख्त मेरा होगा। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। बादशाह ने तबीब बुलाने का हुक्म दिया। तबीब आया, नब्ज देखी, आंखों में झांका और कहा, आली जा, फिक्र की बात नहीं, दवाओं से शिफा हो जाएगी। बादशाह ने इलाज शुरू करने को कहा। यही वो वक्त था जिसका इंतजार वजीर कर रहा था। इसने तन्हाई में तबीब को बुलाया और सोने की थैली इसके सामने रख दी। अगर तुम बादशाह की दवा में थोड़ा सा जहर मिला दो तो ये बीमारी कभी ठीक ना होगी, बाकी इनाम अलग से मिलेगा। तबीब पहले डरा, मगर दौलत की चमक ने इसकी आंखें अंधी कर दें। इसने हामी भर ली। अगले दिन वो दवा लेकर महल आया। कमरे में बादशाह नीम जान बैठा था। वजीर करीब खड़ा मुस्करा रहा था। तबीब ने प्याली में दवा डाली और बादशाह को पेश की। बादशाह ने हाथ बढ़ाया, मगर अचानक इसे एक बात याद आई। वही बात जो आमिर ने दरबार में कही थी, किसी पर जल्दी यकीन मत करो। बादशाह ने प्याली वापस कर दी और बोला, ये दवा पहले बली को पिलाओ। तबीब के चेहरे पर हवाइयां अलफाड़ने लगे। इसने बहाने बनाए, मगर बादशाह के हुक्म के आगे कुछ न चल सका। प्याली बली के सामने रखी गई, मगर बली ने सूंघ कर पीछे हट गई। बादशाह ने भनवें चढ़ाई और कहा, अगर इसमें कुछ नहीं तो खुद पी लो। अब तबीब के हाथ कांपने लगे। पसीने की बूंदें माथे से बहने लगीं। वजीर ने इशारा किया कि कुछ कहो, मगर जुबान लड़खड़ा गई। आखिरकार तबीब चीख उठा, जहां पना, मुआफ कीजिए, ये दवा जहरीली है। वजीर ने मुझे मजबूर किया कि मैं आपको ये पिलाऊं। कमरा एकदम खामोश हो गया। बादशाह की आंखों में गुस्से की बिजलियां कौंधने लगीं। इसने तलवार खींचने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने वजीर को पकड़ लिया। वजीर ने बहाने बनाए, झूठ बोले, मगर हकीकत सबके सामने थी। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, ऐसे गद्दार को मेरी सल्तनत में जगह नहीं, और हुक्म दिया कि वजीर और तबीब दोनों को ताहयात कैद कर दिया जाए। पूरा दरबार लरज गया। लोग सरगोशियां करने लगे। ये सब कुछ एक ताजिर की अक्ल की वजह से हुआ, वरना आज बादशाह जिंदा ना होता। इसी वक्त बादशाह ने आमिर को बुलाया। वो आजिजी के साथ दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने कहा, ए नौजवान, तुमने मुझे वो अक्ल दी जिसने मेरी जान बचाई। दौलत के खजाने खाली हो जाएं तो भर सकते हैं, मगर अक्ल के खजाने जिसके पास हों वो कभी खाली नहीं होता।
आज से तुम मेरे वजीर हो। आमिर की आंखों में आंसू आ गए। इसने झक कर कहा, जहां पना, ये सब अल्लाह की अता है, मैं तो बस जरिया हूं। यूं एक दिन वो लड़का जो कभी अपने बाप की दुकान पर बैठकर ग्राहकों का इंतजार करता था और मायूसी के साए में डूबा रहता था, शहर के सबसे बड़े तख्त के करीब जा पहुंचा। इसने ये साबित कर दिया कि दौलत की असल बुनियाद सोना चांदी नहीं बल्कि अक्ल और सब्र है। बादशाह ने इस दिन दरबार में कहा, लोगों, याद रखो, ताज और तख्त का असल मुहाफिज तलवार नहीं बल्कि अक्ल है। और ये बात सुनकर पूरा दरबार उसके कलिमात की गूंज से भर गया।